नमस्कार। राजस्थान के अंदर अनेक प्रकार के जनजाति के द्वारा आंदोलन हुए। ये आंदोलन क्यों हुए, उन्हीं आंदोलन में से एक भील आंदोलन की आज बात करते हैं। भील आंदोलन, भील समुदाय एक शांतिप्रिय समुदाय, राजस्थान के दक्षिणी भाग में बसने वाला। आखिर भीलों ने विद्रोह क्यों किया, इसके क्या कारण थे? तो राजस्थान के अंदर जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया। उनके मुख्य कारण जनजातियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई और विभिन्न प्रकार का उनको नियंत्रित करने का प्रयास था। तो भीलों के द्वारा विद्रोह क्यों किया गया, क्योंकि एक शांतिप्रिय समुदाय क्यों विद्रोह कर बैठा, इसके पहले रूपरेखा जान लेते हैं। राजस्थान का दक्षिणी भाग जो है, इस दक्षिणी भाग के अंदर राजस्थान के इस दक्षिणी भाग के अंदर भीलों का विद्रोह हुआ। और अपन आज जिस भील विद्रोह की बात करेंगे वो भील विद्रोह राजस्थान के उदयपुर के मूल दक्षिण भागों के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इसी की जो सीमा है गुजरात से लगता सूत ईडर जो क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये आंदोलन हुआ था। तो इस भील आंदोलन की चर्चा हम दो पार्ट के अंदर करेंगे। पार्ट 1 जो होगा उसमें भीलों के शुरुआती आंदोलन से सम सभा के द्वारा जो अंतिम आंदोलन हुआ था और मानगढ़ की पहाड़ी पर असंख्य भील सैनिक मारे गए थे, वहां का अध्ययन करेंगे। और इसी के पार्ट 2 के अंदर मोतीलाल तेजावत का जो भूमठ भील आंदोलन था उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो भील आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के राजस्थान के अंदर जो भील आंदोलन हुआ था उसके मुख्य कारण क्या थे, आखिर ये भील आंदोलन क्यों हुआ। तो राजस्थान में जो भील आंदोलन हुआ उसके राजस्थान में भील आंदोलन, पहले इसकी रूपरेखा जान लेते हैं। राजस्थान के अंदर भील आंदोलन क्यों हुआ था। भील एक शांतिप्रिय समुदाय है जो दक्षिण राजस्थान के अंदर उनकी संख्या अधिक है। और ये भील वहां पे वनों के ऊपर उनका निर्बाध अधिकार था। वो आराम से लकड़ी काटते थे। वनों के महुए के वृक्ष से वो मावड़ी की शराब बनाया करते थे। वनों के अंदर वो 2 प्रकार के कर लेते जिनका कोई कानूनी आधार नहीं था, लेकिन उन कर उनके परंपरागत अधिकार बन गए थे। बोलाई कर और रखवाली कर। बोलाई कर जो था वो वहां से गुजरने वाले यात्रियों से लिया जाता था और रखवाली कर जो है वो भीलों के द्वारा चौकीदारी करने के बदले लिया जाता था। तो ये 2 कर जो थे वो भीलों के द्वारा लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त भीलों के सामाजिक जीवन के अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। लेकिन अब शुरू होती है अधनिष्ठ पार्थक्य की संधि। 13 जनवरी 1818 को यह घटना शुरू होती है, जब 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ के शासक भीम सिंह अंग्रेजों के साथ में अधनिष्ठ पार्थक्य की संधि करते हैं। तो भीम सिंह के द्वारा जो संधि की जाती है, इस संधि के तहत क्या होता है कि मेवाड़ के जो बाह्य अधिकार होते हैं वो कंपनी को मिल जाते हैं। और इसके अतिरिक्त कंपनी को मेवाड़ के आंतरिक मामलों के अंदर भी कुछ चीजों के अंदर हस्तक्षेप करने के अधिकार मिल जाते हैं, जिसके तहत कंपनी मेवाड़ के आंतरिक प्रशासन के अंदर हस्तक्षेप करने लगती है। और उस समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट होते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा भीलों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिसके कारण से वो क्या करते हैं कि भीलों के वनों के ऊपर जो अधिकार था उसको समाप्त कर देते हैं। अब भील वनों से लकड़ी नहीं काट सकते और इसके अतिरिक्त उनका बोलाई रखवाली कर भी समाप्त कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वो स्थानीय सेना को हटा देते हैं, जिसके कारण से स्थानीय सेना जो मेवाड़ की होती है उसमें जो असंख्य भील कार्य करते हैं वो सब बेरोजगार हो जाते हैं। तो इससे भील समाज में रोष उत्पन्न होता है। और इसके अतिरिक्त भीलों के सामाजिक जीवन के अंदर भी कई प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है। तो भील समुदाय उससे नाराज होता है। इसके चलते भीलों का विद्रोह प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले 1818 के अंदर भीलों का विद्रोह प्रारंभ उदयपुर के अंदर हुआ। और उदयपुर के अंदर भीलों के विद्रोह को कंपनी ने अंग्रेजी उदयपुर की सेना के साथ मिलकर दमनपूर्वक कार्यवाही की। यह विद्रोह आगे बढ़ता बढ़ता डूंगरपुर के लिम्बारा ब्रोह में पहुंचा। तो सबसे पहला विद्रोह जो हुआ था वो भी 1818 के अंदर उदयपुर राज्य में ही हुआ था। तो ये पहला विद्रोह हुआ। इसके बाद में विद्रोह जो है वो डूंगरपुर के अंदर लिम्बारारोह इस स्थान पर हुआ था।
अब ये जो विद्रोह था, इस विद्रोह के बाद क्या हुआ कि जल्दी ही जब दमन की कार्रवाई करने चालू की गई तो यहाँ के भीलों ने समर्पण कर दिया और ये बातें तय कर दी कि भील कभी लूटमार नहीं करेंगे, भील धनुष बाण को सौंप देंगे, इस प्रकार की उन्होंने वादे कर दिए। लेकिन भीलों का आंदोलन निरंतर छुटपुट ढंग से चलता रहा और कंपनी और उदयपुर की जो सेना थी वो स्थानीय सेना इससे परेशान हो गई। तो कंपनी ने इसका समाधान करने के लिए एक चाल चली, उन्होंने भीलों को भीलों से लड़ाने की योजना रची। इसके तहत उन्होंने क्या किया कि 1841 के अंदर मेवाड़ भील कोर का गठन किया। 1841 के अंदर उन्होंने मेवाड़ भील कोर का गठन किया। इस भील कोर के द्वारा इनका उद्देश्य ये था कि भीलों के द्वारा ही भीलों को लड़वाया जाए और शांतिपूर्वक कार्रवाई या और दमनात्मक कार्रवाई करवाई जाए। तो इस मेवाड़ भील कोर ने अनेक प्रकार की भीलों की जो दमनपूर्वक कार्रवाई की और भीलों के ऊपर दमनपूर्वक कार्य की। अब क्या हुआ कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके तहत 1858 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा शासन ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया और अब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा और मेवाड़ के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन, प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। इस प्रशासनिक परिवर्तन के तहत एक भीलों के द्वारा जो महुए के पौधे से महुए के फूलों से भीलों के द्वारा महुए के फूलों से मावड़ी नामक शराब बनाई जाती है, उसके बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगाने के कारण भील सूत, ईडर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में वो भीलों की राजस्व का आय का प्रमुख स्रोत था, जिसके कारण से भील बेरोजगार हो गए और इस कारण से भीलों ने बारापाल के अंदर विद्रोह हुआ। तो हमें ये जानना है बारापाल का विद्रोह कब हुआ था। तो बारापाल का विद्रोह एग्जाम में ही पूछा जाता है। बारापाल का विद्रोह 1881-82 को बारापाल का विद्रोह हुआ था। अब यहां तक जो भील आंदोलन है वो भील आंदोलन की प्रारंभिक स्थिति है। अब भील आंदोलन की वास्तविक स्थिति शुरू होती है जब गोविंदगिरी इससे जुड़ते हैं। तो पहले हम गोविंदगिरी के बारे में बात कर लेते हैं। गोविंदगिरी भील समाज के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसने भीलों के अंदर एक सामाजिक राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। भील एक ऐसा समुदाय जो सामाजिक, राजनीतिक और हर तरीके से पिछड़ा समुदाय था, जिसमें अशिक्षा घर कही गई थी और शिक्षा के अभाव में भीलों का विकास मुमकिन नहीं था। तो गोविंदगिरी का जन्म 1858 को बेसरा गांव डूंगरपुर के अंदर हुआ था। तो पहले गोविंदगिरी के बारे में पूरा जान लेते हैं कि इनका जन्म 1858 को बेसरा डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। बेसला बांसिया गांव भी कहा जाता है, कई बुक्स में लिखा हुआ है। डूंगरपुर के अंदर हुआ था। और गोविंदगिरी, अब गोविंदगिरी के युवावस्था के अंदर ही गोविंदगिरी जो थे उनके पत्नी और बच्चों का निधन हो गया, जिसके कारण से इनका अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ और इन्होंने कोटा बूंदी के अखाड़े के से गुरु राजगीर से शिक्षा ली। तो कोटा और बूंदी के अखाड़े में राजगीर जो इनके गुरु थे उनसे इन्होंने शिक्षा ली। अब शिक्षा लेने के बाद में इन्होंने क्या किया कि बेसरा गांव के अंदर ही सबसे पहले इन्होंने एक धुनी स्थापित की और इस धुनी स्थापित करने के बाद में जो भीलवा आने लगे उनको इन्होंने आध्यात्म की शिक्षा देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि गोविंदगिरी के अन्य ऐसे लोग जुड़े जो अन्य उपदेशक बने, तो उपदेशकों की संख्या बढ़ी, जिससे ध्वनियों को अलग अलग स्थान पर और ध्वनियों को स्थापित किया गया और गोविंदगिरी ने भीलों में राजनीतिक और सांस्कृतिक जागृति उत्पन्न की। जब गोविंदगिरी ने भीलों को अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी, जैसे नित्य स्नान करना, कभी मदिरा नहीं पीना, कभी मांस नहीं खाना, कभी झूठ नहीं बोलना, लूटमार नहीं करना, इन बैठ बेगार को कभी सहन नहीं करना, अन्याय को सहन नहीं करना, जिससे भीलों के अंदर एक डबल वर्ग के अंदर एक राजनीतिक जागृति, सांस्कृतिक जागृति, सामाजिक जागृति उत्पन्न हुई। तो वो समुदाय के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और इनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ने से इनके अनुयायी भगत कहलाए। तो इन्होंने बेसरा गांव के अंदर ही एक भगत पंथ की स्थापना की। बेसरा गांव के अंदर ही इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। अब गोविंदगिरी ने इसके पश्चात 1883 के अंदर गोविंदगिरी ने एक संघ सभा की स्थापना की। संघ सभा, संघ का अर्थ भाईचारा,
सभी को समान समझना, भाईचारे को बढ़ावा देना, यही सम सभा। तो 1883 के अंदर गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना की। तो गोविंद गिरी 1882 में जब दयानंद सरस्वती उदयपुर आते हैं तो उनसे प्रभावित होकर गोविंद गिरी ने 1883 के अंदर सम सभा की स्थापना की। और सम सभा की स्थापना करने के बाद में गोविंद गिरी के सम सभा की स्थापना करने के बाद में जो मेवाड़ के एजीजी होते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये मेवाड़ के रेजिमेंट को पत्र लिखते हैं और पत्र में ये कहते हैं कि गोविंद गिरी के द्वारा जो जागृति की जा रही है उससे मेवाड़ के भीलों ने शराब पीना बंद कर दिया, जिसके कारण से मेवाड़ के राजस्व के अंदर, आबकारी राजस्व के अंदर भारी गिरावट आई है। और साथ ही भील में जागृति उत्पन्न होने से भीलों ने मेवाड़ के स्थानीय जो सामंत राजा है उनका कहना मानने से इनकार कर दिया है। तो इस प्रकार से पत्र लिखते हैं। और अब क्या होता है, ये सम सभा बनने के बाद में इस प्रकार 1903 के अंदर इस सम सभा का पहला अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर होता है। 1903 के अंदर ही मानगढ़ पहाड़ी पर 1903 में मानगढ़ जो पहाड़ी है वो बांसवाड़ा और सूत की जो सीमा है, सूत राज्य जो है सीमा से लगता हुआ क्षेत्र है, उसकी सीमा के ऊपर पहाड़ी है मानगढ़ पहाड़ी। 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मानगढ़ पहाड़ी पर इनका प्रथम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के बाद में एजीजी के द्वारा मेवाड़ के जो रेजिमेंट है उनको पत्र लिखा जाता है, राजपूतान रेजिमेंट को पत्र लिखा जाता है और उसके माध्यम से कहा जाता है कि इनके द्वारा जो जागृति उत्पन्न की जा रही है उससे आबकारी में गिरावट आ रही है और इस कारण से दमनपूर्वक कार्रवाई की जाती है। दमन की कार्रवाई के अंतर्गत जगह जगह धूणियों को हटा दिया जाता है और इनके जो उपदेशकों को डूंगरपुर राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो गोविंद गिरी को भी डूंगरपुर राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है और डूंगरपुर राज्य से जाकर गोविंद गिरी ईडर और सूत राज्य में चले जाते हैं। तो इस क्षेत्र से बाहर निकालने पर गोविंद गिरी गुजरात जो उस समय बंबई प्रांत था वहां पर ईडर और सूत राज्य में चले जाते हैं। ईडर और सूत राज्य में अब गोविंद गिरी यहां पर कृषक का कार्य करते हैं और साथ में बिलों में जागृति उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। अब क्या होता है 1903 से लेके 1908 तक बिलों की ये दमनपूर्वक कार्रवाई यहां पर प्रशासन के द्वारा बिलों के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, दमन की कार्रवाई वो शुरू रहती है और अनेक प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था के अंदर भी बिलों के ऊपर कर आरोपित कर दिए जाते हैं, जिसके कारण से भील समुदाय की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो 1908 के अंदर गोविंद गिरी वापस आते हैं। 1908 के अंदर गोविंद गिरी वापस डूंगरपुर आते हैं और डूंगरपुर के अंदर वापस धूनी स्थापित करते हैं। अब गोविंद गिरी के दोबारा आने पर पुनः उन्हें गिरफ्तार करके उनको वापस ईडर राज्य भेजा जाता है। तो इनको गिरफ्तार करके दोबारा इनको गिरफ्तार कर ईडर राज्य भेज दिया जाता है। अब गोविंद गिरी ईडर राज्य जाने पर ईडर के जो राजा हैं उनके द्वारा गोविंद गिरी को पकड़ने के प्रयास किए जाते हैं, जिसके कारण से गोविंद गिरी क्या करते हैं कि अपने अनुयायियों को लेकर बांसवाड़ा और सूत की जो सीमा है, बांसवाड़ा और सूत की जो सीमा है, इस सीमा पर पहाड़ी मानगढ़ पहाड़ी पर अपने अनुयायियों के साथ में चले जाते हैं। जिसके बाद में तो गोविंद गिरी बांसवाड़ा और सूत की सीमा पर जो मानगढ़ पहाड़ी है उस पर अपने अनुयायियों को लेकर चले जाते हैं। अब जब वो अपने अनुयायियों को वहां लेकर चले जाते हैं तो
धीरे धीरे यह समाचार अन्य भीलों तक पहुंचता है और इस पहाड़ी पर भीलों की संख्या बढ़ने लगती है, राशन लाने वालों की संख्या, हथियार लाने वालों की संख्या बढ़ने लगती है, जिसके कारण से जो गोविंदगिरी के विरोधी होते हैं वो ये अफवाह उड़ाते हैं कि भीलों के द्वारा सूत राज्य पर आक्रमण किया जाएगा, जिसके कारण से सूत में पुलिस के द्वारा वहां जब पता करने जाते हैं मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर, तो भीलों के द्वारा एक पुलिसकर्मी जो होता है गुल मोहम्मद, किस पुलिसकर्मी की भीलों ने हत्या की थी? गुल मोहम्मद की हत्या की थी। तो गुल मोहम्मद भीलों के द्वारा गुल मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और गुल मोहम्मद के मरने पर अब ईडर, सूत आदि राज्य को भीलों के द्वारा कार्यवाही का एक खतरा होता है, इसलिए वो मेवाड़ के जो महाराणा होते हैं उनको भीलों के ऊपर दमन की कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। और इसी के तहत मेवाड़ के द्वारा मेवाड़ भील कोर सेना 10 नवंबर 1913 को भेजी जाती है और इस सेना के द्वारा उस मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया जाता है। एमसीबी के द्वारा मानगढ़ पहाड़ी को एमसीबी के द्वारा मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया जाता है और उसमें आने वाले भीलों को रोक दिया, पहाड़ी की ओर आने वाले भीलों को रोक दिया जाता है। अब अंग्रेज अधिकारी जो है वो गोविंदगिरी से मिलना चाहते हैं, लेकिन गोविंदगिरी अपने एक किसी प्रतिनिधि साथ में ये पत्र भिजवाते हैं जिसमें उनकी मांगे लिखी होती है और मांगों को माने जाने पर ही उनके द्वारा यह आंदोलन समाप्त किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज अधिकारी के द्वारा उस मांगों के ऊपर विचार करने का कहा जाता है। अब वो मांगे क्या थी? मांगे उनकी ये थी कि धूणियों को पुनः स्थापित किया जाए और भीलों को उनके अधिकार पुनः दिए जाए, जो कर उनसे लिए गए वो करने का अधिकार दिया जाए। इस प्रकार सारी मांगों को दोबारा मनवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंग्रेज अधिकारी के द्वारा यह कहा जाता है इन मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन किसी भी सूरत के अंदर गोविंदगिरी बिना उन मांगों को माने अपने इस आंदोलन को समाप्त करने को तैयार नहीं थे। अब मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के राजा और सामंत भीलों की जो समुदाय अभी तक इतना पिछड़ा हुआ था कि वो मेवाड़ के ऊपर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उसकी इस हिम्मत को देखकर वो मेवाड़ के महाराणा वो भी कंपनी को भीलों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए उकसाते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि 17 नवंबर 1913 को कर्नल सटल के आदेश पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। उस मानगढ़ पहाड़ से असंख्य चीखें सुनाई देती है और 1500 भील स्त्री पुरुष मारे जाते हैं। यह इतना विभत्स हत्याकांड था जिसे गांधी जी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा है। तो गांधी जी ने इसे दूसरा जलियांवाला हत्याकांड भी इस प्रकार भीलों का अंधाधुंध फायरिंग के तहत दमन किया गया और गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर दिया गया। गोविंदगिरी को अहमदाबाद कोर्ट के द्वारा उनको मृत्युदंड की सजा सुना दी गई, जिसको बाद में आजीवन कारावास के अंदर परिवर्तित कर दिया गया। गोविंदगिरी के साथ में पुंजार धीर जी को भी गिरफ्तार किया गया। पुंजार धीर जी जो थे उन्होंने सबसे पहले भीलों को सवाल आता है कि भीलों को आत्मसमर्पण के लिए सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले आत्मसमर्पण के लिए पुंजार धीर ने कहा था। यहां से भीलों का दमन होने के बाद में गोविंदगिरी को गिरफ्तार किया जाता है और उनको मृत्युदंड के बाद में उनकी सजा को आजीवन कारावास के अंदर बदला जाता है और इसके बाद में उनको कुछ वर्ष बाद में रिहा किया जाता है और रिहा करने के बाद में वो अपना शेष जीवन कंबोई गुजरात के अंदर निकालते हैं। तो गोविंदगिरी ने अपना शेष जीवन जो है वो कंबोई गुजरात के अंदर गोविंद शेष जीवन गुजारा। इसके बाद में गोविंदगिरी की मृत्यु हो गई, लेकिन गोविंदगिरी जो व्यक्ति एक बंजारा परिवार से होते हुए जिस व्यक्ति ने एक ऐसे दमनात्मक समाज में जीने वाले भील समुदाय के अंदर एक ऐसी अलग जगह, चाहे भले ही इस जगह भीलों का दमन हो गया हो, लेकिन कालांतर के अंदर भीलों को अपने अधिकार मिले और भीलों के यह आंदोलन आगे जाके उन
जिन आंदोलन के अंदर सफलता मिली उसकी रूपरेखा, उसका मार्ग ये आंदोलन तय कर चुका था। तो अभी तक इस वीडियो के अंदर मेवाड़ का जो भील आंदोलन था इसमें इतना ही। अगले वीडियो के अंदर मोतीलाल तेजावत के भूमट भील आंदोलन की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान की भील जनजाति एक शांतिप्रिय समुदाय के द्वारा विरोध किया गया, विद्रोह किया गया। ये कहां से हुआ, सबसे पहले ये देखते हैं। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ के भीम सिंह ने कंपनी के साथ में अदृश्य पार्थक्य की संधि की, जिसके तहत कंपनी को मेवाड़ के बाह्य अधिकार के साथ में कुछ आंतरिक अधिकार भी हस्तक्षेप के मिले। सबसे पहले मेवाड़ के कर्नल टॉड पॉलिटिकल एजेंट ने भीलों के ऊपर, जो शांतिप्रिय समुदाय निर्बाध जीवन जी रहा था, उसके ऊपर उनके निर्बाध जीवन में कई प्रकार के बाधा उत्पन्न की। उनके वनों के अधिकार नष्ट किए गए, लकड़ी एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनको मावड़ी शराब बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त कर्नल टॉड के द्वारा उनके प्रभुत्व के ऊपर अपना प्रभुत्व को स्वयं के अधीन करने का प्रयास किया गया। उनके सामाजिक जीवन में कई प्रकार से हस्तक्षेप करने के प्रयास किए गए और भीलों स्थानीय सेना को समाप्त करने पर कई प्रकार के भील बेरोजगार हो गए। बोलाई कर और रखवाली कर को समाप्त किया गया, जिसके तहत भीलों का 18 के अंदर पहला विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दमन पूर्वक कार्रवाई की गई और इसके बाद में डूंगरपुर के अंदर लुम्बारा रो के अंदर विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने से पहले ही भीलों ने अपने हथियार डाल दिए। लेकिन छुटपुट घटनाएं चलती रही और इन छुटपुट घटनाओं को अब भीलों से लड़ाने के लिए कंपनी ने 1841 के अंदर मेवाड़ भील कोर बनाई और मेवाड़ भील कोर के द्वारा कई जगह भीलों के ऊपर दमन पूर्वक कार्रवाई की गई। अब भील समाज आपस में लड़ रहा था और 57 के बाद में जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ही राज आता है तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भी कई प्रकार से प्रशासनिक परिवर्तन किए जाते हैं। बारापाल के अंदर विद्रोह इसलिए हुआ 1881-82 के अंदर क्योंकि मावड़ी महुए के फूलों से बनने वाले शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण से बारापाल का विद्रोह हुआ। अब दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर गोविंदगिरी सम सभा की स्थापना की। तो पहले गोविंदगिरी का बैकग्राउंड क्या है? गोविंदगिरी का जन्म 1858 के अंदर बेसिया डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ था। उनकी युवावस्था के अंदर पत्नी बच्चों का निधन हो गया तो कोटा बूंदी के अखाड़े राजगीर से उन्होंने शिक्षा ली। फिर बेसिया गांव में धुनी स्थापित की, अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। इनकी शिक्षाएं ऐसी थी जो आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनीतिक जागृति उत्पन्न कर रही थी। भीलों की संख्या बढ़ने पर इनके अनुयायियों को भगत कहा जाता था। इस आंदोलन को भगत आंदोलन कहा गया और इन्होंने बेसिया गांव के अंदर ही भगत पंथ की स्थापना की। इनके साथ में एक भील पुंजा धीर जी भी थे। अब सम सभा की स्थापना 1883 के अंदर की और सम सभा का पहला अधिवेशन 1903 को इसका पहला अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ और आश्विन शुक्ल पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का वो दिन था। इसके बाद में प्रतिवर्ष इसका सम्मेलन कराने की योजना हुई। यहां जब सम्मेलन हुआ तो यहाँ के एजीजी जो थे उनके द्वारा रेजिमेंट को पत्र लिखा गया कि भीलों के शराब छोड़ने से राजस्व में गिरावट आई है और भीलों के द्वारा राजा के किसी बात का कार्य का मना किया जाता है। इस प्रकार दमन की कार्रवाई शुरू हुई, धोनियों को हटा दिया गया और उपदेशक को गोविंदगिरी को डूंगरपुर के राज्य से बाहर निकाल दिया गया। गोविंदगिरी वहां से ईडर सूत आए और उसके बाद में कृषक का कार्य किया। 8 में पुनः डूंगरपुर बेसिया में धोनी को स्थापित किया और इसके बाद में 1913 के अंदर 10 नवंबर 1913 के अंदर जब सूत के पुलिसकर्मी मानगढ़ पहाड़ी पर गए तो गुल मोहम्मद जो पुलिसकर्मी थे उनकी हत्या कर दी गई भीलों के द्वारा। अब ईडर सूत के जो राज्य के राजाओं ने मेवाड़ के महाराणा को भीलों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा, तब मेवाड़ के द्वारा भील कोर सेना भेजी गई। इस भील कोर सेना ने 10 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर दिया। 12 नवंबर को गोविंदगिरी ने अंग्रेज अधिकारी को ये पत्र दिया जिसपे उनकी मांगे माने जाने पर ही आंदोलन समाप्त किया जाना लिखा था। लेकिन अंग्रेज अधिकारी ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया, लेकिन इससे गोविंदगिरी नहीं माने और उदयपुर के जो भी राजा थे, सामंत थे, उनके द्वारा उकसाए जाने पर कर्नल सटल के आदेश पर 17 नवंबर 1913 को अंधाधुंध फायरिंग की गई। मानगढ़ पहाड़ी पर चीखें सुनाई दी और 1500 स्त्री पुरुष भील मारे गए। ये इतनी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई थी कि गांधी जी ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा है। इसके बाद में गोविंदगिरी को गिरफ्तार करके पुंजा धीर को गिरफ्तार किया गया। गोविंदगिरी को मृत्युदंड की सजा दी गई। इसको बाद में आजीवन कारावास के अंदर बदला गया और गोविंदगिरी को बाद में कुछ समय बाद रिहा करके उन्होंने शेष जीवन अपना कंबोई गांव के अंदर गुजारा, गुजरात के अंदर गुजारा। उनके ईडर सूत आदि प्रतिबंध लगाया गया। अब ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन को जो ईडर सूत बांसवाड़ा के भीली अधिकांश शामिल थे। अब ये आंदोलन आगे जाके
जो मोतीलाल तेजावत का आंदोलन में, उसमें भीलों को एक इतना जल्दी जोड़ता है क्योंकि भील इस आंदोलन के द्वारा ही अपन कह सकते हैं इस प्रकार से चार्ज हो रखे थे। तो उस आंदोलन में उनको भीलों का नेतृत्व, उनको भीलों की सहयोग इतना जल्दी मिल जाता है कि उस आंदोलन में उनको सफलता हासिल होती है। तो अब इसके बारे में आज इतना ही। अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे मेवाड़ के भील आंदोलन के पार्ट 2 के बारे में। नमस्कार।